हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड फ्रॉम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गोपेसर। आज हम लोग टीचिंग के एक अहम पार्ट के बारे में बात करेंगे जो प्रस्तावना कौशल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आपको पता है टीचिंग कुछ स्किल को लेकर के की जाती है, और अगर हम उन स्किल को ध्यान में रख करके टीचिंग करेंगे तो हमारी टीचिंग बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। और उस इफ़ेक्टिव टीचिंग के आधार पर हम जो क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जाते हैं उन पर प्रभाव छोड़ सकते हैं, और छात्र कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता उस टीचिंग में बनाए रखेंगे। क्योंकि ये बात आप लोग जानते भी हैं, आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी कि एक सफल टीचिंग वही होती है जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है। अब उस अंतःक्रिया के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं कि टीचर क्लास में जाने के दौरान अपनी पाठ्य योजना को कैसे रखे, जिससे कि वो क्लास में सभी छात्र की सहभागिता उस टीचिंग में बनी रही। तो उन्हीं स्किल में बहुत सारे स्किल की बात की जाती है, जिसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे प्रस्तावना कौशल, जिसे हम लोग इंट्रोडक्टरी स्किल भी बोलते हैं। इस स्किल का मतलब क्या होता है? होता क्या है, इसे पाठ प्रस्तुतिकरण कौशल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई टीचर या पीपल टीचर, यहाँ पीपल टीचर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस प्रस्तावना कौशल का आप उपयोग अधिकतर पीपल टीचर को करना होता है, चाहे वो बीएड के स्टूडेंट हो, बीटीसी के स्टूडेंट हो या डीएलएड के स्टूडेंट हो। तो होता क्या है कि जब हम लोग अपने पाठ को स्टूडेंट के सामने रखते हैं तो आपने देखा होगा कि क्लास में आप जब जाते हो तो उस दौरान बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब उनकी रुचि नहीं होती, पढ़ने में रुचि नहीं होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ बहुत जल्दी कैच भी कर जाते हैं सबकी बात को। टीचर जितने जो भी बात बताता है वो सारी बातों को बहुत जल्दी कैचअप कर जाते हैं। लेकिन एक टीचर का काम होता है कि जब भी वो क्लास में जाए तो जाने के बाद में जो भी स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है सभी को अपने टीचिंग की तरफ आकर्षित कर ले। अब कैसे आकर्षित करेगा, उसके संबंध में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। उसमें ही शिक्षण के एक कौशल के बारे में, जिसको अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, प्रस्तावना कौशल के बारे में। उस प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जब भी टीचर क्लास में जाता है तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट की सहभागिता होना जरूरी होती है, और ये भी कह सकते हैं कि हम उन प्रश्नों के माध्यम से जो स्टूडेंट क्लास में रुचि नहीं लेते पढ़ने में, उनकी रुचि को भी जागृत करना इस प्रस्तावना कौशल का काम होता है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस स्किल के बारे में जान लेना कि वास्तविक तौर पर ये है क्या। यह पाठ को प्रारंभ करने के लिए शुरू की जाती है, और पाठ के प्रारंभ करने के दौरान क्या होता है कि टीचर जब भी क्लास में जाता है तो वो टॉपिक स्पष्ट क्लियर शुरू में बताता नहीं है क्लास में जाकर के स्टूडेंट को कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। क्यों नहीं बताता? इसलिए नहीं बताना चाहता वो, या इसलिए नहीं बताता क्योंकि बच्चों के मन में पहले से ही किसी टॉपिक को लेकर के धारणा बनी हुई है। तो उस धारणा उनके अंदर बन जाती है कि कोई टॉपिक कठिन है या कोई टॉपिक सरल है, तो उसकी धारणा को जो स्टूडेंट लो लेवल का स्टूडेंट है क्लास में,
सीखने में सबसे कम क्षमता जिसकी है, हमें उनकी भी सहभागिता लेनी है। तो इस इंट्रोडक्टरी स्किल के अंतर्गत हम उन बच्चों को भी अपने टीचिंग में शामिल करते हैं और उसमें कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना होता है, जिसमें क्या करना होता है कि हम लोग क्लास में जाते हैं, जो भी पीपल टीचर है क्लास में आप लोग टीचिंग करोगे या करने वाले हो, तो आप जब क्लास में जाओगे तो जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे? प्रश्न ये आता है कि आप करोगे क्या। आपने लेसन प्लान बनाना सीख लिया, आपने स्किल के बारे में सब कुछ समझ लिया। अगर समझ लिया तो आप अपना लेसन प्लान को शुरू कैसे करोगे? उसको शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले इसी स्किल का सहारा लेना पड़ेगा। इस स्किल के आधार पर आप क्लास में जाओगे और जाने के बाद में छात्रों से कुछ प्रश्न पूछोगे, और वो प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर क्लास के सामान्य सा बालक हो, जिसकी सीखने की क्षमता बहुत कम है, वो भी उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। मतलब किसी भी तरीके से हो, हमें इस कौशल के माध्यम से क्लास में बैठे हुए सभी स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित करना है और हमें अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है। तो ये दोनों काम हम कब कैसे कर सकते हैं? हम इसी प्रस्तावना कौशल के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें हम लोग कुछ प्रश्न बनाते हैं, उन प्रश्नों में ध्यान देना होता है कि उनका लेवल क्या है। क्लास में जब हम पढ़ाने के लिए जाएंगे, उस क्लास के स्टूडेंट का लेवल क्या है, उनके उस लेवल को ध्यान में रख करके हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं अपने टॉपिक को स्टूडेंट से निकलवाने के लिए। हम स्टूडेंट से इसलिए निकलवाते हैं क्योंकि स्टूडेंट का ध्यान भी आकर्षित हो टीचिंग में, वो जाने, वो समझे कि अब हमारे सामने जो भी टीचर पढ़ाने के लिए आया हुआ है वो हमें क्या पढ़ाने वाला है। उसे क्या पढ़ाने के लिए हम इस प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत कुछ प्रश्न बच्चों के सामने रखते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें उन प्रश्नों में ध्यान रखना होता है कि जो प्रश्न हम पूछने वाले हैं प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत, वो प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। पूर्व ज्ञान का मतलब बच्चा पहले से उस टॉपिक से संबंधित जो हम प्रश्न पूछने वाले हैं उस प्रश्न के बारे में सामान्य बालक भी उसका उत्तर दे सके। अगर हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो जो स्टूडेंट क्लास में सहभागिता नहीं करता या क्लास में पढ़ना नहीं चाहता या जिसकी रुचि नहीं होती, हम उन प्रश्नों के माध्यम से उसकी रुचि को भी जागृत कर सकते हैं। तो इस प्रश्नों के माध्यम से सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न बनाए जाएं और वो प्रश्न पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ ले जाएं। मतलब हम जो भी प्रश्न बनाएं छात्रों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रख करके नवीन ज्ञान की तरफ ले जाएं उन प्रश्नों के माध्यम से, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि हम जितने भी प्रश्न बना रहे हैं उन प्रश्नों में पहले जब हमने ये क्लियर कर लिया कि वो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ जाने वाले प्रश्न हों, तो दूसरी बात होती है कि प्रश्न सामान्य से कठिन की तरफ भी ले जाएं। मतलब पहले प्रश्न सामान्य हो, फिर उसका क्रम से धीमे धीमे उसका स्तर बढ़ता जाए। हम एकदम कठिन प्रश्न पूछ लेंगे स्टूडेंट से, तो जो बच्चा पहले से ही भयभीत है पढ़ने के प्रति, किसी विषय को भी लेकर के, हम किसी एक विषय की बात नहीं कर रहे, किसी विषय के लिए करके अगर भयभीत है, तो अगर हम पहले से जाकर के उसके ऊपर प्रश्न थोप दें, वो कठिन प्रश्न थोप दें जिनके उत्तर उन्हें नहीं आता है, तो जो सहभागिता नहीं कर रहा है वो और पिछड़ता जाएगा और आपकी टीचिंग में रुचि नहीं लेगा। हमारा काम है कि सभी छात्रों को साथ में लेकर के चलना। इसीलिए हम पहला प्रश्न बनाते हैं पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ ले जाने वाला। दूसरा प्रश्न बनाते हैं सरल से कठिन की तरफ। प्रश्न ऐसे हों जो सरल से कठिन की तरफ जाए, मतलब धीमे धीमे उनका स्तर बढ़ता जाए और बच्चों की रुचि धीमे धीमे जागृत होती जाए, वो आगे बढ़ता जाए। इस प्रकार से हम और प्रश्नों का भी निर्माण करते हैं। हमने आपको बताया था कि
इस स्किल के माध्यम से हम छात्रों से ही उत्तर निकलवाते हैं और छात्रों से ही टॉपिक निकलवाते हैं। उत्तर और टॉपिक निकलवाने की इस प्रोसेस में आखिर हम लोग प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत कितने प्रश्नों का निर्माण करते हैं या कितने प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। तो आप लोग अगर किताब पढ़ोगे तो कुछ किताबों में बताया गया है 3, किसी में बताया है 4, किसी में बताया गया है 5, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं तो प्रस्तावना प्रश्न बनाने की संख्या 3 से 4 तक ही सीमित होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर बनाओगे तो स्टूडेंट प्रश्नों के उत्तर देते देते बोर हो जाएगा और आप जिस उद्देश्य से प्रस्तावना प्रश्न बनाए हैं आपने, वो आपको उद्देश्य कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो हमें उनकी रुचि भी जागृत करनी है और उन सभी बातों को ध्यान में रख करके अपने टॉपिक पर भी जाना है। इसके लिए हम प्रस्तावना प्रश्न जो बनाते हैं उनमें उनकी संख्या हम लोग निर्धारित करते हैं 3 से 4 तक, और उन 3 से 4 प्रश्न में हमारे लिए कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे तो उनमें किन किन बातों को ध्यान में देना होगा। तो नंबर पहली बात बताई थी कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ ले जाने वाले प्रश्न हों। दूसरी बात, सामान्य से कठिन प्रश्नों का स्तर, जो प्रश्नों का स्तर है वो ऐसा हो जो सामान्य से कठिन की तरफ ले जाए। नंबर तीसरा, जब भी प्रश्न बनाओगे उनके उत्तर कभी भी ना, नहीं, हाँ इनमें नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसके पीछे वजह यह है कि हम बच्चों की सहभागिता चाहते हैं अपने टीचिंग में, कि बच्चे कुछ बोलें, उनके अंदर झिझक खत्म हो। और अगर हम उनसे बोलेंगे क्या भारत की राजधानी दिल्ली है, वो बोलेंगे हाँ है ना, तो क्या वो सहभागिता उनकी हो पा रही है? कभी नहीं हो पाएगी। बल्कि आपको पूछना पड़ेगा कि भारत की राजधानी क्या है, तो कहीं ना कहीं उनका दिमागी स्तर भी खुलेगा और प्रश्न के उत्तर देने के लिए उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी। जिन बच्चों को प्रश्नों का उत्तर आ रहा है वो उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, और जिनको नहीं आ रहा है वो आपकी उस जिज्ञासा के आधार पर अपनी सहभागिता क्लास में बनाए रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी सीखना है। तो तीसरा पॉइंट हमने बताया कि जब भी आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगी, उन प्रस्तावना प्रश्न में कभी भी प्रश्नों के उत्तर न, हाँ, नहीं, ना में नहीं आना चाहिए। अगली बात जो चौथी पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट ये है, जब भी प्रस्तावना प्रश्न बनाओगी उन प्रस्तावना प्रश्न में बनाने के दौरान उनमें तारतम्यता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए उनमें, जिसमें आप लोग किताबों पढ़ोगे कि उनमें जिग जैग का संबंध होना चाहिए, या फिर हम लोग जो जेट की आकृति है उस जेट की आकृति का संबंध उन प्रश्नों के बीच में होना चाहिए। अगर आपके प्रश्नों में वो जिग जैग का संबंध, जेट का संबंध या क्रमबद्धता है, तब प्रस्तावना प्रश्न अच्छे माने जाते हैं। अदरवाइज वो आप प्रश्न चाहे कैसे भी स्तर के बना लें, वो प्रस्तावना प्रश्न पर अच्छे नहीं माने जाती। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाने में हमें इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि उनके बीच में क्रमबद्धता हो। सबसे लास्ट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि आपका सबसे लास्ट का प्रश्न ऐसा हो जिसका उत्तर बालक कॉन्सेप्ट के आधार पर दें या फिर जो समस्यात्मक हो। कुल मिलाकर के लास्ट का उत्तर समस्यात्मक होना ही चाहिए। यहाँ हमने 2 बातें कही, कॉन्सेप्ट के आधार पर या समस्यात्मक। लास्ट में आप जब भी लेसन प्लान बनाओगे तो उसमें लास्ट प्रश्न में यानी कि चौथे प्रश्न में आप उसके सामने जहाँ स्टूडेंट की प्रतिक्रिया देनी है उसमें आप लिखोगे समस्या। और यहाँ पर हमने वहाँ बताया आपको कॉन्सेप्ट के बारे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे कहते हैं हम, जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर कोई एक निश्चित निर्धारित उत्तर ना हो। जैसे अगर प्रश्न लास्ट का उत्तर प्रश्न आपने कोई बनाया है राष्ट्रपति को लेकर के ही, या फिर आपने आपके सामने एक उदाहरण के तौर पर हम कुछ प्रश्नों को लेकर के रख सकते हैं जिसमें आप शायद समझें कि प्रस्तावना प्रश्न जिनमें हमने 4 बातों को लेकर के बताई है, 4-5 बातें बताई। नंबर पहला कि
उनमें पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान के आधार पर प्रश्न बनाए गए हों। नंबर दूसरा, सामान्य से कठिन की तरफ हों। नंबर तीसरा, क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्रश्नों का क्रम 3 से 4 तक होना चाहिए और समस्यात्मक होना चाहिए। लास्ट का है समस्या, मतलब लास्ट में समस्या आना ही चाहिए। अब आपके सामने एक उदाहरण के तौर पर आपको हम कुछ प्रश्न पढ़ करके सुनाएंगे। जैसे कि सपोज करो कि स्टूडेंट को या फिर आपको पीपल टीचर को क्लास में जाकर के पढ़ाना है, राजा राम मोहन राय के बारे में आप पढ़ाना चाहते हो क्लास में, तो क्या आप वहाँ जाकर के राजा राम मोहन राय के बारे में आप बच्चों को टॉपिक सीधा बता दोगे? टीचिंग का नियम नहीं है ये। आप क्लास में जाकर के नहीं बोलोगे बच्चों को, बल्कि प्रस्तावना प्रश्न के आधार पर आप वो टॉपिक बच्चों से निकलवाओगे। अब वो प्रश्न कैसे बनाने होते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको कुछ प्रश्न पढ़ करके सुना रहे हैं। नंबर पहला, जैसे आपने प्रश्न बनाया, नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? अब आप बताइए, क्लास का कोई स्टूडेंट किसी भी लेवल का हो, उसका स्तर कोई भी हो, क्या स्टूडेंट उसका आंसर नहीं दे पाएगा? आपका उत्तर आएगा, सब दे देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है, पूर्व ज्ञान के आधार पर है, वो पहले से जानता है उसके बारे में, तो उसका उत्तर क्या होगा? भारत। मतलब पहला प्रश्न, नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? स्टूडेंट का उत्तर आएगा भारत। अब इसमें छात्रों की सहभागिता बढ़ेगी। आपने पहला प्रश्न पूछा, चूंकि सरल है, इसलिए क्लास का हर स्टूडेंट उसका उत्तर देने के लिए तत्पर रहेगा। अब उसमें उसका आंसर आ गया भारत। अब दूसरा प्रश्न बनाओगी, दूसरा प्रश्न इससे संबंधित है, थोड़ा सा कठिन है, सामान्य से कठिन की तरफ। दूसरा प्रश्न बनाया हमने, भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयां कौन कौन सी हैं? अभी वर्तमान में कौन कौन सी बुराइयां प्रचलित हैं भारतीय समाज में? अब देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर था भारत। अब भारत के उस पॉइंट को जहां पर भारत लिखा हुआ है वो आपके दूसरे प्रश्न में मिल गया, भारतीय। तो भारतीय समाज दूसरा आ गया, इसमें लिखा है भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयां कौन कौन सी हैं? उत्तर होगा, स्टूडेंट उत्तर देगा, जाति प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा या दहेज प्रथा। बहुत सारी बुराइयां हैं, स्वाभाविक सी बात है। स्टूडेंट के उत्तर आएंगे, अलग अलग से उत्तर सब लोग देंगे, सभी की सहभागिता बढ़ेगी, तो इसमें तारतम्यता भी बन रही है, सामान्य से कठिन की तरफ प्रश्न जा रहा है। अब आप तीसरा प्रश्न बनाएंगे, जो आपके फिर उसका उत्तर, जो आपने दूसरा प्रश्न जो पूछा था उसका उत्तर आया था दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह वगैरह वगैरह, बहुत सारी कुछ। फिर एक पॉइंट ले लेंगे और आप कहेंगे जाति प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, दहेज प्रथा जैसी बुराइयां दूर करने के लिए समाज में कौन कौन से समाज सुधारक थे? बच्चों को उत्तर आएगा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि। अब लास्ट का जो कि आप टॉपिक पढ़ाने वाली थी, फिर आप यहाँ पर प्रश्न पूछोगे राजा राम मोहन राय के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ बच्चे हो सकता है उसका उत्तर देंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, इसका कोई प्रॉपर उत्तर नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न के सामने हम लोग समस्या लिख देते हैं। और जहां समस्या आई, बच्चों ने थोड़ा भी बता दिया, तो अब चूंकि आपको टॉपिक क्लियर क्लास में करना है, तो फिर आप यहाँ पर जाके कहोगे, जो समस्यात्मक यहाँ आ गया, बच्चे शांत हो जाएंगे, फिर आप बताओगे आज हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न शायद आप लोग को समझ में आया होगा। इतनी बातें हम लोग को ध्यान रखनी है।